वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स के थर्ड एडिशन की जानकारी देना चाहूँगा। पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का थर्ड एडिशन लॉन्च हो चुका है और इस थर्ड एडिशन में हमने हमारे एग्जिस्टिंग कोर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का एक नया डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट ऐड कर दिया है। मतलब अब आपको हमारे पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में इन 6 यूनिट्स के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का भी एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट प्रोवाइड किया जा रहा है। लिमिटेड पीरियड के लिए हमने हमारे इस थर्ड एडिशन के कोर्स के प्राइस को इंक्रीज नहीं किया है। दैट मीन्स कि ओल्ड कोर्स के प्राइस में ही आपको इन 7 यूनिट्स के साथ हमारा थर्ड एडिशन का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजिकल बेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं, जिन प्रिंसिपल्स पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस में, इन प्रिंसिपल्स में आपको किन किन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कौन कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का इम्प्रिंट, कौन कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का इन्फ्लुएंस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली देख सकते हैं। इसे ही आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बात सच है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई डॉक्ट्रिन्स, कई आइडियोलॉजीज का प्रभाव मौजूद है। इट इज ट्रू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डॉक्ट्रिन्स। लेकिन इस फैक्ट के बेसिस पर कुछ स्कॉलर्स के द्वारा, जैसे सर आइवर जेनिंग्स, इनके द्वारा एक गलती कर दिया जाता है। ये स्कॉलर्स ये क्लेम करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेयरली अ मिक्स्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब ये स्कॉलर्स कहते हैं कि हमने अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग कंट्रीज से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रैक्टिसेस को बोरो किया है और इन्हें सिंपली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड कर दिया है। मतलब हमारा खुद का कोई ओरिजिनल इनपुट हमारे संविधान में नहीं है। ये व्यू, ये अवधारणा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग से रिलेटेड ये व्यू, ये अवधारणा एक कन्वेंशनल व्यू है, एक पारंपरिक व्यू है जो कि पूरी तरह से सही नहीं है और जिस व्यू को काउंटर किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। और इसी व्यू को, इसी कन्वेंशनल व्यू को चैलेंज करने के लिए हम आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडिएशनल बैटल के आउटकम को रिप्रेजेंट करता है, एक बैटल ऑफ आइडिया, और उस बैटल ऑफ आइडिया के फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंसीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। बैटल ऑफ आइडिया का मतलब क्या है? बैटल ऑफ आइडिया का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फाइनली जिस स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाता, जिस स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, इस इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा, इस इंडियन स्टेट का रोल क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सिटीजन इंडियन स्टेट से क्या एक्सपेक्ट कर सकेंगे, स्टेट और सोसाइटी के बीच का रिलेशन क्या होगा, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का रिलेशन क्या होगा। इन सभी इश्यूज, इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड अलग अलग तरह के आइडियाज, अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स थे और हर आइडिया, हर व्यू पॉइंट किसी ना किसी आइडियोलॉजी या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से प्रभावित था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सभी कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के बीच स्ट्रगल हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, डिलिब्रेशन हुआ और फिर इंडियन स्टेट के रोल और इंडियन स्टेट के नेचर, फंक्शन को लेकर फाइनली एक कंसेंसस बिल्ड किया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स मौजूद थे, उन सभी मेंबर्स की अपनी आइडियोलॉजिकल अप्रोच या आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन थी और अपने इन्हीं आइडियोलॉजिकल अप्रोच से प्रभावित होकर ही एक मेंबर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में पार्टिसिपेट किया जाता था। कुछ आइडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोमिनेंट आइडियाज बने और ये आइडियाज जिन आइडियोलॉजी या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, उन आइडियोलॉजीज का इम्प्रिंट, उन आइडियोलॉजीज का प्रभाव आपको संविधान के ऊपर सबसे अधिक इसलिए देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आपको 2 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आइडियाज प्रोमिनेंट थे, जिन आइडियाज के ऊपर डिबेट हुआ, उन आइडियाज की हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी।
मतलब जिस आइडिएशनल बैटल, जिस आइडियोलॉजिकल बैटल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस आइडिएशनल बैटल, इस आइडियोलॉजिकल बैटल की शुरुआत इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ ही हो चुकी थी। और दूसरी बात है कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स को और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को काफी इन्फ्लुएंस किया। लेकिन इन इंडियन लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा इन आइडियोलॉजीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया गया, बल्कि इन लीडर्स ने इन आइडियोलॉजीज के बेसिक आइडियाज को, बेसिक प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करने की कोशिश की। आप ये भी कह सकते हैं कि इन लीडर्स के द्वारा इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, लिबरलिज्म की, सोशलिज्म की, इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की इंडियन वर्जन या इंडियन अडेप्टेशन तैयार की गई और उस इंडियन वर्जन के अकॉर्डिंग ही इन आइडियोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और कोर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स को फ्रेम किया गया। अब बात करते हैं कि वे कौन कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया। ये आइडियोलॉजीज थी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गांधीज्म और सोशलिज्म। इन तीन आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखने को मिलता है और इन तीनों में से जिस आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस सबसे अधिक है वो है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन के कई कोर प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस अपने ओरिजिन को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से ट्रेस करते हैं। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, democratic election of representatives of people, bill of fundamental rights, independent judiciary, कॉन्स्टिट्यूशन के ये सभी कोर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस लिबरलिज्म पर ही बेस्ड हैं। लिबरल वैल्यूज ने ना ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को बल्कि पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी बहुत अधिक प्रभावित किया। नेशनलिस्ट लीडर्स लिबरलिज्म से इसलिए इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे, क्योंकि लिबरलिज्म ही वो एकमात्र आइडियोलॉजी थी जिसके द्वारा एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती थी जो गवर्नमेंट लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, जिस गवर्नमेंट में रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हो तथा जिस गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो और जो गवर्नमेंट लोगों के बेसिक फ्रीडम, बेसिक राइट्स को रेस्पेक्ट करता हो। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद था वो गवर्नमेंट एक इल लिबरल गवर्नमेंट था जो कि इंडियंस के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था, इंडियंस के विल के ऊपर बेस्ड नहीं था और इसलिए इंडियंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था। नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा इसलिए इंडिया में एक लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की मांग की जाने लगी और नेशनलिस्ट लीडर्स लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के लैंग्वेज को यूज करते हुए, मतलब लिबरलिज्म के टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को यूज करते हुए ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के सामने अपने इस डिमांड को, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिमांड को रखने लगे। इन सभी नेशनलिस्ट लीडर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया में एक लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए जिस गवर्नमेंट का कंट्रोल अल्टीमेटली इंडियन पीपल के हाथों में हो। रोचना बाजपेयी, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, रोचना बाजपेयी अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिबरलिज्म इन इंडिया अ स्केच में ये क्लेम करती हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान इंडिया में मेनली 3 तरह के लिबरलिज्म मौजूद थे और ये 3 टाइप ऑफ लिबरलिज्म कौन कौन से थे? कॉलोनियल लिबरलिज्म, नेशनलिस्ट लिबरलिज्म, रेडिकल लिबरलिज्म। तो रोचना बाजपेयी के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान इंडिया में लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट्स के 3 वेरिएंट्स थे: कॉलोनियल लिबरलिज्म, नेशनलिस्ट लिबरलिज्म और रेडिकल लिबरलिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलोनियल लिबरलिज्म। कॉलोनियल लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट थे ब्रिटिश लिबरल्स, जिनका यह मानना था कि इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का होना ये इंडियंस के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के द्वारा ही इंडिया में उन इंस्टीट्यूशंस को ग्रेजुअली एस्टैब्लिश किया जा रहा था जिसके थ्रू फाइनली इंडिया में एक लिबरल, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेवलप किया जा सके। कुछ ब्रिटिश लिबरल्स जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका तो ये मानना था कि इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए केपेबल ही नहीं है। इंडिया में इतनी इनइक्वालिटी है और इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया में कभी लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुली वर्क कर ही नहीं पाएगा। तो इन ब्रिटिश लिबरल्स ने इसलिए ये कहा कि पहले इंडियंस को लिबरल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए तैयार करना होगा, इसके बाद ही इंडिया में लिबरल डेमोक्रेसी या सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा। इसलिए
इंडिया में तब तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का होना ज़रूरी है जब तक इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए केपेबल ना हो जाए। तो ब्रिटिश लिबरल्स के या कॉलोनियल लिबरल्स के ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स थे। इन्होंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि इनके द्वारा इंडिया में फाइनली एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा। नहीं, इन्होंने ये डिनाई नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि इंडियंस अभी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए या फिर लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए रेडी नहीं है। इन्हें रेडी करना होगा, और इन्हें रेडी करने के लिए, इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए केपेबल बनाने के लिए ही ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ इंडिया में आई हैं, और ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी का इंडिया में रहना इसलिए ज़रूरी है। तो इन कॉलोनियल लिबरल्स के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश प्रेजेंस बेसिकली लिबरल आइडियाज से ही गाइडेड था, लिबरल वैल्यूज से ही गाइडेड था। ब्रिटिश इंडिया में थे ताकि ब्रिटिश इंडियंस को ट्रेन कर सके, इन्हें केपेबल बना सके लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सक्सेसफुली रन करने के लिए। इसके बाद है नेशनलिस्ट लिबरल्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट में नेशनलिस्ट लिबरल्स को अर्ली लिबरल्स या मॉडरेट्स भी कहा जाता है। इन अर्ली लिबरल्स का भी ये मानना था कि इंडिया में लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का होना ज़रूरी है। इन अर्ली लिबरल्स ने इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को पॉजिटिवली देखा, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का इन्होंने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि ये अर्ली लिबरल्स कॉलोनियल अथॉरिटी, ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के उस आर्ग्यूमेंट से कन्विंस्ड थे जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का अल्टीमेट एम इंडिया में लिबरल डेमोक्रेसी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है। लेकिन जब इन अर्ली लिबरल्स ने यह देखा कि ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के द्वारा सिर्फ इंडिया को अलग अलग तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तब इनके द्वारा ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने उस मिशन में फेल हो रही है जिस मिशन के तहत ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी को इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है। इन अर्ली लिबरल्स ने ब्रिटिश अथॉरिटी से ये अपील भी किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को भी ब्रिटेन के बाकी कॉलोनीज जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह लिबरलाइज किया जाए और इंडिया में भी लिबरल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाए। इन अर्ली लिबरल्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अपील किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी पर बेस्ड है और जिस लिबरलिज्म के आइडियाज और वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करता है, उन लिबरल आइडियाज के अकॉर्डिंग इंडिया को भी जल्द से जल्द लिबरलाइज किया जाए और इंडिया में भी सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, ये कुछ लीडर्स थे जिन्हें हम नेशनलिस्ट लिबरल्स या अर्ली लिबरल्स या मॉडरेट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल लिबरलिज्म, जहां मॉडरेट लिबरल्स ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के साथ मिलकर इंडिया में लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। वहीं इन रेडिकल लिबरल्स का मानना था कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो वो गवर्नमेंट इंडिया के लोगों के द्वारा खुद एस्टैब्लिश किया जाए। रेडिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट जो किसी फॉरेन अथॉरिटी के द्वारा या किसी फॉरेन अथॉरिटी की मदद से इंडिया में एस्टैब्लिश की गई हो, ये गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं हो सकता और ये गवर्नमेंट कभी भी इंडिया के विल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसलिए रेडिकल लिबरल्स स्वराज की बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। रेडिकल लिबरल्स को यह पता था कि लिबरल डेमोक्रेसी का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ है और रेडिकल लिबरल्स इंडिया में ब्रिटिश रूल को हर फॉर्म में क्रिटिसाइज करते थे और ब्रिटिश रूल को इंडिया से फोर्सफुली और वायलेंटली ओवरथ्रो करने की बात करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी रेडिकल लिबरल्स के द्वारा लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि रेडिकल लिबरल्स के कोर आइडियाज लिबरल डेमोक्रेसी के कोर आइडियाज से सिमिलर थे। रेडिकल लिबरल्स को यह पता था कि लिबरल डेमोक्रेसी एकमात्र आइडियोलॉजी है जो कि पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब है अल्टीमेट पावर लोगों के पास मौजूद हो और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पावर को लोगों से ही डिराइव करे। रेडिकल लिबरल्स जो स्वराज की बात करते हैं,
जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये सभी आइडियाज पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी के कोर आइडियाज और रेडिकल लिबरल्स के कोर आइडियाज में सिमिलैरिटी थी, इसलिए रेडिकल लिबरल्स के द्वारा भी लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया गया। रेडिकल लिबरल्स को ये पता था कि लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ है, और रेडिकल लिबरल्स इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के सबसे बड़े क्रिटिक थे। इसके बावजूद भी रेडिकल लिबरल्स के द्वारा लिबरल डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया और सपोर्ट किया गया। लाला लाजपत राय, श्री औरोबिंदो, ये कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने स्वराज और सेल्फ रूल की बात कही। इन्हें हम रेडिकल लिबरल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन लाला लाजपत राय और श्री औरोबिंदो के अलावा हम ज्योतिराव फूले और बी.आर. अंबेडकर को भी रेडिकल लिबरल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ज्योतिराव फूले और बी.आर. अंबेडकर को हम क्यों रेडिकल लिबरल्स कहते हैं, इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, ज्योतिराव फूले और बी.आर. अंबेडकर की लिबरलिज्म मॉडरेट या नेशनलिस्ट लिबरल्स के लिबरलिज्म से अलग थी। मॉडरेट लिबरल्स जो थे या अर्ली लिबरल्स जो थे, इनका फोकस सिर्फ इंडिया में लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना था। मॉडरेट लिबरल्स ने सोसाइटी में मौजूद सोशल ईवल्स, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अधिक एम्फेसिस नहीं किया। ज्योतिराव फूले और बी.आर. अंबेडकर जैसे रेडिकल लिबरल्स के द्वारा ये आर्ग्यू किया गया कि इंडिया में लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने के साथ साथ इंडिया में मौजूद जो सोशल ईवल्स हैं, जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सभी सोशल ईवल्स को इरेडिकेट करने के लिए इंडिया के सोशल सिस्टम में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। तो जो अर्ली लिबरल्स थे, जो मॉडरेट लिबरल्स थे, जो नेशनलिस्ट लिबरल्स थे, ये सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में लिबरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना। लेकिन ज्योतिराव फूले और बी.आर. अंबेडकर जैसे रेडिकल लिबरल्स का मानना था कि इंडिया में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को लाने के साथ साथ हमें एक सोशल रेवोल्यूशन को लाने की भी जरूरत है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम बदलाव कर रहे हैं तो हमें इंडिया के सोशल सिस्टम में भी व्यापक बदलाव करने की जरूरत है। बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी जैसे सोशल ईवल्स ये खुद ब खुद सोसाइटी से रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। इन सोशल ईवल्स को रिमूव करने के लिए स्टेट को सोशल सिस्टम में इंटरवीन करने की जरूरत होगी। बी.आर. अंबेडकर ने सोसाइटी के डिप्रेस्ड क्लास जैसे अनटचेबल्स के लिए रिजर्वेशन की मांग की। बी.आर. अंबेडकर ने यह भी कहा कि स्टेट को सोसाइटी के इन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के लोगों के सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, ताकि सोसाइटी के ये जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, ये जो लोअर कैटेगरी के ग्रुप्स हैं, ये भी बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी को डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ जी सकें। यहां आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि बी.आर. अंबेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म से डिफरेंट है। क्लासिकल लिबरलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, लेकिन बी.आर. अंबेडकर एक एक्टिविस्ट स्टेट, मतलब एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जहां बी.आर. अंबेडकर के द्वारा स्टेट को बहुत अधिक एक्सपेंसिव रोल और फंक्शन दिया जाता है। बी.आर. अंबेडकर कहते हैं कि स्टेट को इंडिया के सोशल सिस्टम में इंटरवीन करने की जरूरत है। स्टेट को इंडिया के डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोएक्टिव डिसीजंस और स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल राइट और लिबर्टी पर फोकस्ड है, लेकिन बी.आर. अंबेडकर ग्रुप राइट और ग्रुप ऑटोनॉमी की बात करते हैं। बी.आर. अंबेडकर का फोकस ग्रुप राइट और ग्रुप ऑटोनॉमी के ऊपर है। बी.आर. अंबेडकर सोसाइटी में मौजूद डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ पीपल, डिप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके डिग्निटी की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो यहां एक बात क्लियर है कि बी.आर. अंबेडकर की लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म से डिफरेंट है। लेकिन लिबरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जो कि टी.एच. ग्रीन और एल.टी. हॉबहाउस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उस लिबरलिज्म के वेरिएंट के साथ हम बी.आर. अंबेडकर के लिबरलिज्म के वेरिएंट को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब बी.आर. अंबेडकर के लिबरलिज्म
इंग्लिश लिबरल आइडियलिस्ट जैसे टी.एच. ग्रीन और एल.टी. हॉबहाउस के लिबरलिज्म से सिमिलर है। ग्रीन और हॉबहाउस ने भी एक्टिविस्ट स्टेट, वेलफेयर स्टेट की बात कही, इन्होंने भी कम्युनिटी राइट्स की बात कही, वेलफेयर राइट्स की बात कही थी। नेक्स्ट है गांधीयन ट्रेडिशन। ग्रैनविल ऑस्टिन अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, इस बुक में ग्रैनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल प्रेजेंट थे। पहला था यूरो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी पर बेस्ड था, जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया। और दूसरा था विलेज पंचायत बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिशन ऑफ गांधीयन वैरायटी। गांधीयन ट्रेडिशन महात्मा गांधी के डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक के आइडिया पर बेस्ड था, जिसकी बात महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में की थी। अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी इंडिया के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल को प्रपोज करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत इंडिया स्मॉल स्मॉल विलेज रिपब्लिक्स में डिवाइडेड होगा, जहां हर विलेज सेल्फ गवर्निंग, ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोविजन है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स और फंक्शंस बहुत ही लिमिटेड होंगे, जो कि मेनली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी तक सीमित होंगे। बाकी जितनी भी रेसिडुअल पावर हैं, बाकी जितने भी पावर्स हैं, वो विलेज रिपब्लिक्स के पास होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के कई सपोर्टर्स थे, कई प्रोपोनेंट्स थे, जिन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की बात कही। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकांश मेंबर्स के द्वारा इस विलेज रिपब्लिक बेस्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल को सपोर्ट नहीं किया गया। पंडित नेहरू और बी.आर. अंबेडकर उन कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स में थे जिन्होंने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल को अप्रूव नहीं किया। तो विलेज रिपब्लिक बेस्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सपोर्ट नहीं मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो ऑप्शन बचा वो था यूरो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल, मतलब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के कोर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और लिबरलिज्म के वैल्यूज के अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि गांधीयन फिलॉसफी और वैल्यूज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट में कई ऐसे आर्टिकल्स और प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया जो कि गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम ये पूछें कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इम्प्रिंट सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिबरलिज्म या लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।